हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम चैप्टर 6 के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए थे, हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है एक जेनेटिक मटेरियल की वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ जेनेटिक मटेरियल की, तो इट शुड बी रेप्लिकेट, मतलब कि जो भी आपकी डीएनए की कॉपी है वो रेप्लिकेट करनी चाहिए। मींस डीएनए मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ बाय रेप्लिकेशन। अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ताकि जितने भी अनवांटेड चेंजेस हैं या म्यूटेशन है वो रेयरली ही हो पाए। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। जितने कम चेंजेस होंगे उतने ही ज़्यादा वो अच्छा होगा, मतलब उतना ही वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होगा। ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो इट शुड बी फॉर्म द लिंक बिटवीन द टू जनरेशन। मीन्स जब हम टू जनरेशन की बात करते हैं, एक पेरेंट जनरेशन और एक उसके नेक्स्ट जनरेशन की, अगर हम F1 जनरेशन में ले लें, या फिर पेरेंट्स टू प्रोजेनी की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बीच में वो एक लिंक बनाना चाहिए बिटवीन टू जनरेशन। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके जेनेटिक मटेरियल की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जो है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है कुछ इस तरीके का, आपको पता है, उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है वो सेपरेट हो सकता है। कैसे? देखो, इस तरीके से दो स्ट्रैंड, मतलब कि ये डबल स्ट्रैंडेड आ रहा था, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये सेपरेट भी हो सकते हैं, और जब सेपरेट होते हैं तो क्या करते हैं कि एक स्ट्रैंड अपना रेप्लिका बनाता है और दूसरा स्ट्रैंड भी अपना रेप्लिका बनाता है। ठीक है। आपको ये मालूम है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और ग्वेनाइन से। ठीक है। अब उन्होंने कहा जब ये रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड जो होता है वो उसका पेरेंटल का होता है, और एक स्ट्रैंड जो होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, राइट। तो वन ऑफ द स्ट्रैंड वुड बी पेरेंटल एंड द अदर विल बी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। और इस पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने नाम दिया सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों नाम दिया? देखो, कॉन्जर्वेटिव मतलब पुराना, राइट, और सेमी मतलब हाफ जो होता है, सेमी आधा उसका। तो मतलब जो पुराने की बात हो रही है वो यहाँ पे पेरेंटल की बात हो रही है, कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो ओल्ड स्ट्रैंड है उसका, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ वो नया है उसका। तो ये आधा उन्होंने ओल्ड जनरेशन से लिया और आधा अपना नई जनरेशन का लिया, इसलिए उन्होंने उसको सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला। अब वॉटसन एंड क्रिक ने जब सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन उसको बोला, तो अब क्या हुआ कि उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए था साइंटिफिक कम्युनिटी को। इस जो सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया वो किसने दिया? मेसेल्सन एंड स्टेहेल। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन का। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये आपके वॉटसन एंड क्रिक की पिक्चर है। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की, जो मेसेल्सन और स्टॉल ने किया। उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हम इस पर बात करते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया, ठीक है। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, वो आप नोट कर सकते हो। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी उनकी, कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में लिख देती हूँ, NH4Cl, और N जो था वो 14, जो आपका नॉर्मल नाइट्रोजन होता है। पहली रिक्वायरमेंट उनकी ये थी कि उन्हें ये सॉल्यूशन चाहिए था। फिर उनको ई कोलाई चाहिए था, ई कोलाई लिया उन्होंने कल्चर मीडियम के लिए। उसके बाद एक लिया उन्होंने सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसमें वो उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ये आप आगे देखोगे कि किस तरीके से ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत पड़ी, किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ पर। और उन्होंने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का, जो 15 था, और 15 आपको पता है हैवियर है देन 14 से, ठीक है, क्योंकि ये उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। क्लियर। और क्या क्या उनको अपने एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत थी, फोटोग्राफिक प्लेट्स की, फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज़ किया उन्होंने, और एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब कैसे वो उन्होंने ये स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट, ये हम देखते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने एक कल्चर मीडियम लिया NH4Cl2 का, NH4Cl का, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 14 है, ठीक है। ये उन्होंने मीडियम लिया, इसमें उन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया। क्लियर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने NH4Cl लिया, रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया उन्होंने, जो उन्होंने ग्रो कराया फॉर मैनी जेनरेशंस। उन्होंने नाइट्रोजन 15 को ई कोलाई में ग्रो कराया बहुत सारी जनरेशन में। और आपको पता है कि ई कोलाई की एक जनरेशन में कितना टाइम लगता है, हार्डली 20 मिनट्स लगता है। तो आई थिंक ये जितना भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये 1-2 दिन में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया। उन्होंने जब ई कोलाई को बहुत सारी जनरेशन में उनको ग्रो कराया, तो यहाँ पे जो उन्होंने ई कोलाई लिया वो 15 नाइट्रोजन वाला था, राइट। देखो जब ई कोलाई ग्रो होगा या उसका सेल डिवीजन होगा और रेप्लिकेशन होगा, तो उसको नाइट्रोजन चाहिए होगा। आपको मालूम है डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजिनस बेस होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट, और नाइट्रोजिनस बेस मतलब उसको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन वो कहाँ से लेगा, जो भी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो वहाँ से नाइट्रोजन लेगा रेप्लिकेशन करने के लिए। तो उसके पास यहाँ पे नाइट्रोजन का सोर्स सिर्फ एक ही था, दैट इज N15 वाला, ठीक है। तो उन्होंने उसने जब रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेशन हुआ, तो उसने जो नाइट्रोजन लिया वो नाइट्रोजन 15 वाला लिया। तो मतलब यहाँ पे जितने भी ई कोलाई थे वो सारे N15 वाले थे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाले थे, ठीक है। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस जनरेशन के बाद उन्होंने यहाँ से एक और N14 का इसमें मिक्स किया और सिर्फ एक जनरेशन ग्रो कराई, सिर्फ एक जनरेशन। अगर ये मैं G0 मान लूँ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक जनरेशन यहाँ पे ग्रो कराई। उसके बाद फर्दर इससे उन्होंने एक और जनरेशन ग्रो कराई, ये हम G2 मान देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो ई कोलाई है वो N14 वाला है, क्लियर। यहाँ पे जो ई कोलाई है वो N15 वाली है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या है आपको नहीं मालूम, और यहाँ पे क्या है वो भी आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो ये उनको भी नहीं मालूम था जब वो ग्रो करा रहे थे कि कौन सा डीएनए होगा, ई कोलाई जो होगा उसमें कौन सा वाला होगा, N14 वाला होगा, N15 वाला होगा, क्या होगा, उन्हें भी नहीं पता था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये 4 आपके पास आ गए, तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली, कुछ इस तरीके की होती है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में ये वाला ई कोलाई का कुछ पार्ट लिया, ठीक है, जो कल्चर किया हुआ था उसको लिया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डालने के बाद उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज कराया। अब आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूज बहुत ज़्यादा स्पीड पर होता है,
1000, 10,000, 20,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के उस पे होता है। तो जब उन्होंने किया तो जितना भी जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने ज़्यादा हैवी होते हैं वो उतने ज़्यादा नीचे होते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम है। अब जब उन्होंने इसका लिया तो कुछ यहाँ पर वो आ गया DNA उसका N14 का। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि एक और हम साइड में आपको साइड बाय साइड बताते चलते हैं किस तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में नाइट्रोजन 14 वाला लिया तो वो यहाँ पे कहीं पर आया। उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब को, इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। क्लियर? अब उनका ये नए N जो 14 आया वो यहाँ आया सपोज, और सेंट्रीफ्यूज के पीछे उन्होंने क्या किया, अपनी फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। क्लियर? अब फोटोग्राफिक जब प्लेट लगाई और फिर यहाँ से उन्होंने क्या किया, यूवी रेस को पास किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी रेस को पास किया। अब आपको पता है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया उन्होंने। यहाँ पर सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जिसमें उन्होंने N14 वाला डाला। जब यूवी रेस पास कराई तो सारी फोटोजेनिक प्लेट से इससे टेस्ट ट्यूब से ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जो यहाँ पे जो DNA था 14 का वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक मार्क बन गया। क्लियर? उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ से लिया N15 वाला लिया उन्होंने, और N15 वाला जब उसमें डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने N15 वाला डाला तो वो N14 से हैवियर है तो वो कहीं यहाँ पर सेटल डाउन हो गया। इसको फिर से उन्होंने ऐसे किया तो उसका जो बना वो यहाँ पर आया, और जब उन्होंने यूवी रेस पास कराई तो उसका आपका यहाँ बना कहीं पर फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार और समझा देती हूँ, यहाँ तक एक बार हम देख लेते हैं। उन्होंने कल्चर मीडियम लिया, कल्चर मीडियम में उन्होंने ई कोलाई ग्रो कराया जिसमें आपका पहले नाइट्रोजन 14 था। उसके बाद उन्होंने उसमें नाइट्रोजन 15 ऐड किया और बहुत सारी जनरेशन तक उसको ग्रो कराया। तो मतलब कि यहाँ पे जो उसको DNA मिला ई कोलाई का, जब वो रेप्लिकेट हुआ और उसने N15 से अपना मीडियम लिया, अपना नाइट्रोजन लिया रेप्लिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे हमको जो मिला वो नाइट्रोजन 15 वाला मिला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नाइट्रोजन 14 वाला NH4Cl ऐड किया और एक जनरेशन में उसको ग्रो कराया। ये हमें अननोन है। उसके बाद दोबारा से इसी को उन्होंने फिर से ग्रो कराया, एक और जनरेशन देखी जिसको हमने G2 का नाम दिया, हमें ये भी अननोन है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जिसमें उन्होंने यहाँ से ई कोलाई उठाया और सेंट्रीफ्यूज कराया, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली जब प्लेस किया तो वो यहाँ पर आया, ये वाला। ठीक है, N14 का। फिर उन्होंने यहाँ से लिया, यहाँ से लेने के बाद क्योंकि N15 इज़ हैवियर देन दी N14 तो वो नीचे आया, उसके सेटल हुआ, यहाँ पे आया तो फोटोग्राफिक प्लेट पे उसकी इमेज कुछ इस तरीके से आ गई। अब उन्होंने G1 जनरेशन से लिया। जब उन्होंने G1 जनरेशन से लिया तो उन्होंने देखा कि जो उसका DNA का, उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कहीं यहाँ पर आई, दैट इज़ ये 15 का है, ये 14 का है और ये आपके G1 का है। मतलब कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी आई कि वो लाइटर था 15 से और हेवियर था 14 से, क्योंकि इस केस में आपका N15 भी था और N14 भी था। क्लियर हुआ? तो इंटरमीडिएट आया कि एक उसने पेरेंटल लिया होगा और एक उसने अपना न्यूली सिंथेसाइज किया होगा। क्लियर? तो उसका जो बैंड मिला उनको वो इंटरमीडिएट बिटवीन N15 एंड N14 का मिला। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जनरेशन में उसको क्या मिला। नेक्स्ट जनरेशन में जब नेक्स्ट उन्होंने G2 से लिया तो उनको क्या मिला। इसमें क्या हुआ कि उनको दो बैंड्स मिले। दो बैंड्स कौन से? एक मिला
ये वाला जो है आपका N1540, ठीक है, और एक बैंड उसको मिला यहाँ पर जो है आपका N40। अब ये कैसे मिला, इसका एक्सप्लेनेशन समझो। इसको मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझो यहाँ पे कि उसको कैसे, इस केस में G2 जनरेशन में कैसे उसको दो बैंड्स मिले। जब यहाँ पे इस केस में हम N15 वाली बात कर रहे हैं, तो ये N15 का उसको स्ट्रैंड मिला था यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब जब N15 का मिला और उन्होंने एक और जनरेशन उसकी ग्रो कराई, तो ये स्ट्रैंड्स अलग हुए, दो स्ट्रैंड्स बने, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, तो ये ऐसे अलग हुए, एक स्ट्रैंड 15 का होगा यहाँ पे, N15 पेरेंटल वाला, और क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड किया था, N14 वाला किया था ऐड, क्लियर। तो उसने क्या किया, मैं दूसरे से बना देती हूँ, ये आपका आया एक और स्ट्रैंड उसने बनाया इसके साथ, तो ये जो था आपका ये N14 है, क्लियर। तो जब आपको G1 जनरेशन में मिला वो कौन सा मिला, N15-14 वाला बैंड मिला था, ये रहा G1 जनरेशन में। इंटरमीडिएट मिला था N15 और N14 का। उसके बाद फिर से उन्होंने उसको ग्रो कराया, तो फिर रेप्लिकेट्स बने। अब जब रेप्लिकेट्स बने दोबारा, तो क्या हुआ, इसके दो बनेंगे और इसके दो बनेंगे, क्लियर। अब जब इसके दो बने तो एक स्ट्रैंड हम इसका हुआ पेरेंटल, इस तरीके से मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ, फिर समझ में आएगा। ये होगा। अब इस केस में एक N15 है और एक N14 है, तो अगर मैं ये N15 ले लूँ और ये आपका इसको भी दूसरे कलर से बनाते हैं, हम N15 को ब्लू कलर से ले रहे हैं और N14 को हम ब्लैक कलर से ले रहे हैं, क्लियर। ये आपका 14 है। अभी ये भूल जाओ, आप ये वाले स्ट्रैंड्स भूल जाओ, हम इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे भी आपका क्या है, N15 और N14, तो हम एक बैंड लेते हैं आपका N14, ठीक है, और एक हम लेते हैं N15। ये 14 है, ये 15 है, क्लियर है। अब वो क्या बनाएगा अपने साथ, देखो। अब वो जब नया बनाएगा, उसके पास थर्ड में 14 ही था, उसने जो अपना नाइट्रोजन लिया इन्वायरमेंट से वो 14 वाला ही लिया, तो इसके साथ उसने क्या किया, यहाँ पे 14 वाला, यहाँ पे 14 वाला, यहाँ पे 14 वाला और यहाँ पे 14 वाला नया स्ट्रैंड बनाया। अब ये जो है आपका, ये क्या है, N15-14 वाला बना। ये दोनों आपके N14 के स्ट्रैंड आए, ये भी आपके N14 के स्ट्रैंड आए, और ये आपका 14 और 15 का स्ट्रैंड आया, क्लियर। अब देखो, दो आपके पास ये जो एक आया वो N15 और 14 का आया, और दो स्ट्रैंड आपके पास N14 के आए, क्लियर। तो इस तरीके से उनको G2 जनरेशन में दो बैंड्स मिले। एक बैंड था आपका N15-14 वाला और एक था आपका 14 वाला। तो इसी से प्रूफ हुआ कि ये जो रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। दैट मीन्स उन्होंने जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया नाइट्रोजन 15 का और फिर उसको जब ग्रो कराया, उसके बाद वो आपने देख लिया, जब फोटोग्राफिक प्लेट में उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी, इस तरीके से उसको दिखाया कि 14 के केस में 14 पर उनको मिला, 15 के केस में 15 पर उनको मिला, लेकिन जो मिक्सचर था 15 और 14 का वो कहीं इंटरमीडिएट रीजन में आया जो 14 और 15 के एग्जैक्टली बीच में था। जब उन्होंने फिर से ग्रो कराया नाइट्रोजन 14 के कल्चर मीडियम में, तो उनको दो बैंड्स मिले।
कौन कौन से, एक 15-14 के इंटरमीडिएट वाला रीजन और एक उनको 14 पे मिला, जो प्रूव करता है जो वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि जो डीएनए को जब आप सेपरेट करते हो और रेप्लिकेट कराते हो तो वो सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो ये आपका प्रूफ करता है कि यस, डीएनए में सेमी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये था आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और मैं ये कह लूँ कि जो मेसेल्सन और स्टाल ने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था रेप्लिकेशन सेमी कॉन्जर्वेटिव रेप्लिकेशन का, वो ये आपका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं और कैसे वो मिलते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस खत्म हो चुका है। यहाँ पे हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट की बात कर रहे हैं अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। तो वो क्या है, आपके पास डीएनए है, ये सेपरेट हुआ, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। पहले केस में क्या होता है कि डीएनए अनजिप होता है, ठीक है, यहाँ पे वो अनजिप हुआ, सेपरेट हुआ, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये जो अनजिप हुआ, दिस इज कैरीड बाय द एंजाइम कॉल्ड हेलिकेस। ये हेलिकेस एंजाइम की हेल्प से ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब जब दोनों सेपरेट हुए तो अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला। ठीक है, हेलिकेस क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक कर देता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, दे फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए, जिसमें आपका क्या था, ए के साथ हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो थाइमीन के साथ होता है, और साइटोसाइन ग्वानाइन के साथ होता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हेलिकेस एंजाइम है ये क्या करता है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसी वजह से जो आपके डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है हमेशा, देखो ये आपने पढ़ा होगा, ये कुछ वाई शेप में आता है, ये आपके बॉन्ड्स हो गए और फिर ये ऐसे बनाता है। आप समझो क्या होता है, जो एक होता है 5:5-3 ये हुआ आपका 3-5। यहाँ तक क्लियर है? अभी हम इन स्ट्रैंड्स की बात बाद में करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए बाय दी हेलिकेस एंजाइम, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस टूट जाते हैं। उसके बाद जब रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, देखो एक तो यहाँ बनता है स्ट्रैंड जो आपका 5:5-3 होगा। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम इस स्ट्रैंड को? लीडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और ये जो स्ट्रैंड होता है ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ होता है इस केस में, जहाँ पे वो अलग सेपरेट होने लगता है, उस रीजन को हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो जो अपना स्ट्रैंड ओरिएंट करता है 5-3 की डायरेक्शन में, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, वो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है इस तरीके से। और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है, अदर स्ट्रैंड होता है, उसका ओरिएंटेशन होता है 3-5। अब देखो ये ऑपोजिट आ रहा है ना, अब हमेशा इस चीज़ से याद रख सकते हो कि अगर एक स्ट्रैंड 5-3 है, दूसरा 3-5 ही होगा। उसके बाद जब उसका रेप्लिकेशन होके उसके अदर स्ट्रैंड्स बनेंगे तो हमेशा वो ऑपोजिट वाले बनेंगे। यहाँ 3 है तो ये 5-3 बनेगा, यहाँ 5 है तो ये 3-5 बनेगा। अब जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो और कुछ नहीं होता, वो आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर, जिसको हम यहाँ लिख देती हूँ लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। और ये हमेशा आपका अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। आपको एरो से समझ में आ रहा होगा, ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क है, राइट। और ये लैगिंग स्ट्रैंड हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है।
और आपका लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये आपके आरएनए प्राइमर है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग में आपको डिफरेंस समझ में आया। अब एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये जो फ्रेगमेंट्स आपके बने, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये जो आपके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, इनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? अब जब ये पूरा ये जो बाइंड होता है, ये कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है? डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज की हेल्प से ये बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपके जितने भी आपके एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ये नाइट्रोजनस बेस आ जाते हैं और बीच में अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फॉर्म करके बॉन्ड एक फॉर्म करते हैं, जिसको आपको पता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और वो एक अपना एक और स्ट्रैंड यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये वाई शेप में जो है, इस तरीके से आपका रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक हमने सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी डीएनए के रेप्लिकेशन की, जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके मिसेल्सन और स्टॉल ने दिया था। दूसरा कि किस तरीके से होता है, क्या हम उसको नाम देते हैं कि कौन सा स्ट्रैंड आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है, कौन सा आपका लेगिंग स्ट्रैंड होता है। तो ये आपका था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब आपको पता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो हमने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा है कि उसके बाद जो है आपका आरएनए बनता है। अब ये फ्रेगमेंट्स जो है, ये फ्रेगमेंट्स आपके डीएनए लाइगेज से बाइंड होते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रैंड आपका बना लेता है। तो ये है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो आज हमने किया है उसमें हमने सेमी कॉन्जर्वेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है डीएनए की, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था मिसेल्सन और स्टॉल ने। उसके बाद किस तरीके से होता है, कौन से स्ट्रैंड्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, लीडिंग और लेगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, इस पर हमने बात कर ली। अब आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा था, जिसमें क्या था, जिसमें आपको मालूम है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसके बाद वो आरएनए बनाता है और आरएनए से आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्लियर? इस केस में जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पे जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी देख लिया और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।